हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों को जो है बिहार स्टेट इकोनॉमिक्स का जो है पार्ट सीरीज़ 2 करवा रही हूँ। इसके पहले सीरीज़ 1 में करवा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। सोशल साइंस का जो भी है, जैसे कि हिस्ट्री है, एडुकेशन है, ज्योग्राफी है, सभी सब्जेक्ट का जो है वो सभी मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं इकोनॉमिक का करवाऊँगी। तो कीप वॉचिंग फुल वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू हुई तो कब हुई? सितंबर 2001 में, सितंबर 2003 में, या 2004 में, या मार्च 2005 में। तो 151 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 151 का ए, यानी सितंबर 2001 में जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ए बी दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों जो है बिहार में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः देखने को मिलती है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, अदृश्य बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम शक्ति से जुड़ता है। मौसमी बेरोजगारी में अवधि विशेष में रोजगार से वंचित रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 153। किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि लाई जा सकती है? तो देखिए, विस्तृत कृषि द्वारा, गहन कृषि द्वारा, ए बी दोनों द्वारा। तो ऑब्वियसली ए बी दोनों होगा, क्योंकि बिहार में जो है सभी विकल्प, मतलब जो आपका है बोल रहा है किस विधि द्वारा कृषि उत्पादन लाया जाता है, तो दोनों के द्वारा होगा। गहन कृषि जापान जैसे देशों में किया जाता है जहाँ कृषि क्षेत्र कम है, और विस्तृत खेती रूस, कनाडा आदि जैसे देशों में किया जाता है। नेक्स्ट है 154। बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? मखाना, आम, लीची, इनमें से सभी। ऑब्वियसली इनमें से सभी होगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में जो है आम, मखाना, लीची सभी की खेती होती है। मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? मिथिला में होता है। मखाना का मिथिला में होता है, अधिक होता है। लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। आम का भागलपुर और मिथिला में अधिक होता है। बोल रहा है देश के कुल चीनी उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है? तो 50, 60% या 70% या 80? तो ऑब्वियसली सी होगा, 70% चीनी जो है वो क्या है, बिहार में होता है। और देखिए, ये शाही लीची फ्रेंड जो है, ये जो है ना मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रम के अंतर्गत आता है? तो कौन सा है? पहला है माँ द्वारा बच्चे की सेवा, छात्रों द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, या शिक्षक द्वारा वर्ग में अध्यापन। तो ऑब्वियसली सी होगा, शिक्षक द्वारा वर्ग में अध्यापन जो है ये श्रम के अंतर्गत आता है। कौन सा कारक बोल रहा है? देखिए, शिक्षक द्वारा वर्ग में अध्यापन श्रम के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र में क्या है, श्रम के अंतर्गत केवल वह कार्य आते हैं जिससे आर्थिक लाभ हो। यदि एक मालिक दूसरे के घर जाकर खाना बनाती है, तो महिला, अगर एक महिला मानते हैं किसी के घर जाके खाना बनाती है और वो वहाँ पे आर्थिक क्रिया हुआ, यदि वह महिला अपने घर में खाना बनाती है तो वह गैर आर्थिक क्रिया हुआ, यानी अगर उपार्जन हुआ तो वो आर्थिक हुआ, है ना। नेक्स्ट है 157। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो पूंजी उत्पादन का सक्रिय है, निष्क्रिय है, या अक्षम है? तो निष्क्रिय साधन है। 158। निम्न से कौन सी वस्तु पूंजी है? तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि घर के खर्च के लिए रखा हुआ चावल, व्यवहार में नहीं लाई जाने वाली मशीन, घर का खाना पकाने हेतु कोयला, या किसान का हल। तो किसान का हल जो है वो क्या हो गई? किसान का हल एक कौन पूंजी है? ठीक है, कौन सी वस्तु पूंजी है? तो किसान का हल क्या है? एक पूंजी है। देखिए, किसान के हल से क्या होता है? उत्पादन कार्य होता है। जिस वस्तु का प्रयोग उत्पादन कार्य में होता है उसे हम पूंजी कहते हैं। पूंजी तो जानते हैं आप, साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है चल पूंजी और दूसरा होता है अचल पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 159 में। कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात किया गया। तो देखिए, इसका 1966 में सूत्रपात किया गया था कृषि चल नीति का। नेक्स्ट है
देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है। हरित क्रांति के लिए कौन उत्तरदायी है? घास का अधिक उत्पादन, वनोरोपण, कृषि क्षेत्रों में तीव्र उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की लहलहाती हरियाली, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी होगा, यानी कृषि के क्षेत्रों में तीव्र उत्पादकता में सुधार तथा खेतों की लहलहाती हरियाली होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया। देश में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है, तो इसका है उत्तम किस्म के अधिक उपज देने वाले बीज, आधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक, या इनमें से सभी। तो इसका जो है इनमें से सभी होगा। देश में हरित क्रांति के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी है। और हरित क्रांति का अर्थ होता है कृषि के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि, उत्पादनता और सुधार, और खेतों की लहलहाती हरियाली। नेक्स्ट, देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है बोलता है 1964-65 में। तो इसका 1960 से 61 में किया गया था। गहन कृषि जिला कार्यक्रम के द्वारा जो है प्रायोगिक रूप से कृषि उत्पादन की वृद्धि पर बल दिया गया था फ्रेंड्स। 1960 के दशक में गहन पशु कार्यक्रम चलाया गया था, गहन कृषि के क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से आश्रित है, तो किस पे आश्रित है? मानसून पर, नहरों पर? तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का, मानसून पर निर्भर है। इनमें से सर्वाधिक सिंचाई साधन है तालाब, कुएं एवं नलकूप। अन्य साधन इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुएं एवं नलकूप जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वीं योजना में अतिरिक्त सिंचाई सृजन क्या था? तो अतिरिक्त सृजन बोल रहा है कि क्या था? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 17.16 मिलियन हेक्टर। ठीक है। सर्वाधिक 10वीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त सिंचाई सृजन जो है बोल रहा है 15, सॉरी फ्रेंड्स इसका ए होगा, 15.16 मिलियन हेक्टर था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 थी। कब थी? 2002 से 2007 तक थी। अब है, ये छूट गया क्या? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक जो है कुआं और नलकूप होगा। भारत में सिंचाई के साधन हैं नहरें, कुएं, नलकूप, तालाब, और इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी हैं। निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? महाजन, व्यापारी, व्यवसायी वर्ग। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा व्यवसायी वर्ग जो है वो संस्थागत वित्त का साधन है। असंगठित क्षेत्र से जो वित्त ऋण लेने से कृषक वर्गों को क्या होता है? अधिक ब्याज देना पड़ता है। भारत में लगभग 35% जो है कृषि ऋण कृषि क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों से प्राप्त है। ठीक है। 168 का देखते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत वित्त साधन? तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो इसमें बोलता है देसी बैंकर, महाजन, डाकघर, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको नाबार्ड के बारे में इसके भी लिए पहले भी बताया था कि नाबार्ड एक बैंक है, ग्रामीण बैंक है। इसमें भी पोस्ट बहुत सारा निकलता है। हम लोग बहुत कम बच्चे हैं जो नाबार्ड की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुई थी, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। नाबार्ड कृषि का जो है शीर्ष वित्तीय संस्था है। नाबार्ड में अब 100% पूंजी सरकार का हो गया है। निम्नलिखित में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो देखिए इसका हो जाएगा कृषि भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, साख के कितने स्रोत होते हैं? तो साख के जो है वो 3 स्रोत होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स?
साख के 3 स्रोत होते हैं। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साख का स्रोत का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा, ये जो है संस्थागत है। नाबार्ड एवं क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है ये संस्थागत है। संस्थागत वित्त स्रोत से किसानों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है 174, उपभोग साख किसका उदाहरण है? तो देखिए उपभोग साख बोल रहा है उत्पादन साख का, पेशेवर साख का, सरकारी साख का या अनुत्पादक साख का। तो इसका हो जाएगा डी, यानी अनुत्पादक साख का जो है उपभोग साख जो है अनुत्पादक साख का उदाहरण है। उत्पादन उपभोक्ता केंद्रीय होता है और उत्पादन बाजार की मांग केंद्रित होती है। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी जो है तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के बीच अंतर किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? पूंजी बोलता है टिकाऊ वस्तु पर उपभोक्ता व्यय, प्रत्यक्ष करों से आय, अप्रत्यक्ष करों से आय या पूंजी मूल्यह्रास। तो पूंजी मूल्यह्रास होगा, क्योंकि देखिए जी सकल राष्ट्रीय उत्पादन को जीएनपी बोलते हैं, ठीक है, जीएनपी माइनस एन, जिसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को एनएनपी बोलते हैं, बराबर होता है चार्ज मूल्यह्रास, यानी डेप चार्ज कई नामों से जाना जाता है। अगर ऐसा होता है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उससे कम होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो क्या होगा? ह्रास ही होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। तो पीसी महलनोबिस के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। किनको? पीसी महलनोबिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संस्था करते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो सीएसओ के द्वारा किया जाती है। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, पद हरित सकल राष्ट्रीय उत्पादन जोड़ देता है, तो किस पे देता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पादन की तीव्र वृद्धि पर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर, आर्थिक विकास पर या चिरस्थायी विकास पर। तो इसका हो जाएगा चिरस्थायी विकास पर। किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो किसे शामिल नहीं किया जाएगा? निवल घरेलू उत्पादन से उत्पाद आय, विदेशों से निवल उत्पादन आय, सरकार से वर्तमान अंतरण या विदेश ऋणों पर वर्तमान भुगतान। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही, इसका जो है हो जाएगा डी, विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान जो है वो हो जाएगा। यानी विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान निजी आय में शामिल नहीं होता। निजी आय बराबर होता है वैयक्तिक आय प्लस अवितरित लाभ प्लस निगम कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 है, किसी देश का जीवन स्तर किससे मापा जाता है? तो किसी देश का जीवन स्तर जो है प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निजी प्रयोज्य आय क्या होती है? तो निजी प्रयोज्य आय जो है वो किस सी होगा, निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर हटाने के बाद प्राप्त आय होता है, ठीक है, वो निजी आय हुआ। नेक्स्ट है 182, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है मूल्यह्रास। अभी मैंने बताया, उसी क्वेश्चन को यहाँ घुमा के दे दिया। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो देखिए भारत में पहली बार इसका आकलन जो है वो दादा भाई नेरोजी ने किया था, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नेरोजी ने 1868 में किया था, परंतु प्रथम वैज्ञानिक आकलन भी राव ने किया था। उसके बाद है पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, तो हो गया इसका बी है 1949 में। कि कब किया गया था? 1949 में पहली राष्ट्रीय समिति का गठन। नेक्स्ट है 185,
इसका है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, स्थिर दामों पर मापा जाता है जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद होता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान या मजदूरी तथा वेतन। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा बी, अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। 187 में राष्ट्रीय आय के आकलन की एजेंसी है, तो इसकी एजेंसी क्या है? तो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। इसको CSO इसके पहले था ना, इसका फुल फॉर्म है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188। भारत की अ, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर से जो है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था फ्रेंड्स, तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। किस किस अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय आय पर पूर्वगामी कार्य किया है? तो इसमें हो जाएगा VKRV राव ने किया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, भारतीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है भारतीय सांख्यिकी संस्था के द्वारा की जाती है। 190 का जो है, सॉरी फ्रेंड्स, किस अर्थशास्त्री ने इसका, ये मैंने बताया। 190 का जो है वो बी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सही था। ठीक है। फिर निम्न में से किसे भारत का सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा है? जो प्रति व्यक्ति GDP में सर्वोच्च रैंकिंग होने के साथ साथ इसकी GDP विशालतम है, तो ये महाराष्ट्र है फ्रेंड। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास प्रति व्यक्ति आय पर किया जाता है। नेक्स्ट है समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समयावधि सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के कुल उत्पादित वस्तु एवं दी गई सेवाओं के कुल योग जो है वो क्या कहलाएगा? तो वो कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, तो मुख्य कठिनाई क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई, या ए और बी दोनों? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी निश्चित समयावधि में यानी आय वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल योग GNP कहलाता है, किंतु यहाँ ऐसा कोई विकल्प नहीं है और केवल उत्पाद, एक मिनट फ्रेंड, तो इसका जो है 95 का तो यही होगा, सी हो जाएगा, इसका दोनों ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्या है ना, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मुद्रा का प्रचलन से वस्तु विनिमय प्रणाली को कमजोर किया, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है 196। तो 196 में देखते हैं मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वो वस्तु मुद्रा है। ठीक है, ये प्राचीनतम रूप है। भारत में प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का था। पंचमार्क सिक्के पर प्राकृतिक चित्रों का केवल चित्रण होता था और पंचमार्क सिक्के पर लेख या राजा का नाम या तिथि नहीं अंकित होता था। नेक्स्ट है 197। चांदी और किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपने देखा कि चांदी और सोना धातु का जो है सर्वाधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 198। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम है। क्या है? विनिमय का माध्यम है।
नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में बाजार शब्द से बोध होता है। तो आपको बाजार शब्द से क्या बोध होता है? बाजार शब्द से बोध होता है वस्तुनिष्ठ, वस्तु विशेष के क्रेता विक्रेता के निकट संपर्क होने तथा समानता की प्रवृत्ति पाए जाने का। ठीक है, नेक्स्ट है 200, इनमें किसका बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है? तो इसमें देखिए बोला है सोने और चांदी का, पेट्रोल का, दूध और दही का। तो सोने और चांदी और पेट्रोल यानी ए और बी दोनों का जो बाजार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। विश्व में सर्वाधिक व्यापार जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर ही किया जाता है फ्रेंड्स। और विश्व की सबसे बड़ी मंडी जो है वो न्यूयॉर्क है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियो।